गांधी जी का जो सबसे पहली बात गांधी जी ने रखी कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। जो काम सामाजिक या शिक्षा के दायरे में या आर्थिक क्षेत्र में आदमी करता है वही लड़कियां भी कर सकती हैं, उतनी कैपेबल है, बल्कि उससे कई मामलों में ज्यादा कैपेबल। बल्कि वो तो ये कहते थे कि अहिंसा की लड़ाई अगर लड़नी है तो लड़कियां या औरतें ज्यादा उसके लिए उनमें आत्मशक्ति ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि उनमें कष्ट सहने की, सेवा की भावना, दर्दमंदी की भावना आदमी से ज्यादा होती। दूसरी बात गांधी जी ने यह कही कि जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल चालू किया रंग भेद के खिलाफ, तो जब उनका 1906 में सत्याग्रह का दौर आया और बाद में जब वो कल्मिनेट हुआ 1913 में जब उनका मार्च निकला, तो उस वक्त उसको लीड किया था, खदान मजदूरों की हड़ताल कराने से शुरुआत हुई उसकी, और उसको लीड किया था 15 लड़कियों ने, लेडीज ने, उनके आश्रम की लड़कियों ने। तो गांधी जी ने तो उनको फ्रंट पे रखा, गांधी ने फॉलो किया। उसके बाद गांधी जी पहुंचे वहां, पहले लड़कियां गई, उन्होंने हड़ताल कराई मजदूरों की। तो गांधी जी तो लड़कियों की इस ताकत से बहुत मुतासिर थे, प्रभावित थे, और उनको फ्रंट पे रखते थे। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, जब लड़कियों के अस्मिता पर, उनकी इज्जत आबरू पर हमला हो, तो गांधी जी हर बात में अहिंसा की बात करते थे। लेकिन इस मसले पे उन्होंने कहा कि अगर किसी लड़की के चरित्र पर कोई अत्याचार करता है तो उसको हर तरीके से उसका प्रतिवाद करने की जरूरत है। मतलब उनका हिंसा का वो मानते थे कि हिंसा की एक सीमा है, अहिंसक प्रतिकार उससे सुपीरियर है। लेकिन इस मामले को उन्होंने कहा था कि लड़की को, और लड़की में ताकत है, वो तो मानते ही थे। एक दफा क्या हुआ कि गांधी जी जब नोआखाली की यात्रा पे थे, तो एक गांव से जब दूसरे गांव पैदल गए और कई घंटे चल के पैदल गए, तो उनके पास पांव घिसने का एक पत्थर हुआ करता था। तो पत्थर वो मनु भूल गई, उनकी जो पोती थी। तो गांधी जी ने कहा पत्थर निकालो, मुझे पांव साफ करने हैं। उन्होंने कहा वो तो मैं वहीं भूल आई, दूसरा निकाल दो, ढूंढ दो यहाँ से। नहीं, तुम उसी पत्थर को लेके आओ। अब वो बेचारी गई, आते आते शाम हो गई उसको। तो गांधी जी ने कहा पत्थर मिल गया, मिल गया। तो गांधी जी हंस पड़े, तो वो रोने लग गई। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने तुझे जानबूझ के भेजा था कि मैं जानता था कि तेरे अंदर किसी भी किस्म का डर न रहे। इस वातावरण में जहाँ पे लड़कियों को सांप्रदायिक हिंसा का दौर सबसे खराब होता है और लड़कियों पर, तो गांधी जी चाहते थे कि तू एक लड़की के नाते जा, बगैर किसी के सुरक्षा के। और कई घंटे पैदल चलना पड़ा उसको, 6-7 घंटे आने जाने में लगे, और वो अकेली गई तो उसका खौफ खत्म हुआ। तो वो बाद में इस बात को उसने किया। तो गांधी जी ये मानते थे कि लड़कियों में इतनी ताकत है, अंदरूनी ताकत, कि वो हर जुल्म का मुकाबला कर सकती हैं। और मैं इस मामले में एक बात खासतौर से, जो लड़की कठुआ में, वहां पे कश्मीर में ये लड़की थी, वो आसिफा, 8 साल की लड़की थी। मंदिर में उसके ऊपर जुल्म हुआ, 8 दिन तक जुल्म उसके ऊपर हुआ, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। उस वक्त एक लड़की थी साउथ इंडिया की, पार्वती नायर, उसने उसके ऊपर, घोड़े आ गए होंगे माँ, ऐसी एक उसने कविता लिखी थी अंग्रेजी में, उसका हिंदी में बहुत ही गजब की कविता लिखी। तब से मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई है कि हिंदुस्तान में जब से ये धार्मिक जुनून का मसला खड़ा हुआ है, तब से वकीलों का समर्थन कातिलों को होने लगा है, रेपिस्ट को होने लगा है, तब से हुकूमत का होने लगा है, और ये बहुत भयावह हो गया। अभी ये जो हाथरस की लड़की का कांड हुआ, उसके पहले उन्नाव का कांड हुआ था, और ये तो जाहिर है जम्मू की लड़की, उसका, और तमाम जितने कांड हुए, सारे के पीछे जुनून, आदमी की पाशविकता तो है ही। तो एक तो मुझे इन लोगों ने जिन्होंने ये जुल्म किए, उनसे कहना है कि आप अपनी आत्मा को मिट्टी में मिला चुके हो, आप थोड़ा प्रायश्चित करो। हिम्मत का पहला कदम ये होगा कि आप खुलकर अपने कसूर को, अपने गुनाह को कबूल करो। एक तो मुझे उनका सुधारना है। दूसरा, उनके माता पिता से कहना है, उनकी माँ से और बहनों से कहना है कि आप अपने परिवार के
युवकों को, लड़कों को कातिल बना रही है, उनको मिट्टी में मिला रही है। आखिर वो भी इंसान है, उनके अंदर की इंसानियत को जगने का काम तो करो। तो जो लड़के के जब जिस परिवार में लड़के लड़की का भेदभाव होता है, उस घर का लड़के का चरित्र खराब ही होता है, वो देश का कातिल बनता है, वो दंगाई बनता है। तो मैं चाहता हूं कि अपन इस नजरिए से देखें, हुकूमत का प्रश्रय, व्यापारियों को, दंगाइयों को प्रश्रय। और एक और आपको उदाहरण दूं, आप रामनवमी के वक्त देखो, रामनवमी के वक्त मोटरसाइकिलों पे इस प्रकार के दबंग लोगों के हुजूम चलते हैं। 3-3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, 100 किलोमीटर की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हैं, और फिर 3 मोटरसाइकिल निकल गई, फिर 3 दूसरी निकल गई। वो सुबह से 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तमाशा कर टेरर पैदा करते हैं। ये टेरर पैदा करने का भी तरीका है, लड़कियों की इज्जत आबरू लूट लो। ये एक ऑफेंसिव है अगेंस्ट ए कम्युनिटी, अगेंस्ट ए पीपल, अगेंस्ट ए कास्ट। तो ये तो लड़कियों पे भी जुल्म है, उनके कम्युनिटी पर और उनके समुदाय पे, और इसके पीछे पूरी की पूरी राजनीतिक सत्ता उनके पीछे छुपी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि अपन इसको समग्र रूप में देखें। हाँ, हाँ, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने बहुत ही एक अहम सवाल उठाया है, और आपने गांधी जी का भी शुरू में हवाला दिया। तो अभी मैं पढ़ रही थी उनकी बेगम अनीस किदवाई की किताब है आज़ादी की छाँव में। तो उस वक्त, अब आप त्रिपाठी जी ने तो बात की जब गांधी जी अफ्रीका में थे, और बाद में जो उनके साथ महिलाएं रहीं, पर 3 महिलाएं थीं जिन्होंने उस वक्त उस आग में कूद के और औरतों को रेस्क्यू किया और औरतों को रिहैबिलिटेट किया। एक थी बेगम अनीस किदवाई, एक थी सुशीला नायर, और एक थी सुभद्रा जोशी। और अपने उन्होंने क्योंकि अनीस किदवाई के जो शौहर थे उनको कत्ल कर दिया गया था देहरादून में बलवाइयों ने। तो गांधी जी ने कहा कि तुम्हारे जख्म का मरहम ही ये है कि तुम वहां जाओ और उसी समुदाय के महिलाओं को और लोगों को तुम किसी तरह की राहत दो। इस तरह से तुम्हारा जख्म भर सकता है। तो ये तो हो गई गांधी जी की बात। अब जहां तक आपने सवाल उठाया आपके मीडिया में, और हम लोग तो समझिए गीता मुखर्जी के साथ 1980 से ये लड़ाई हो रही है महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की। हर तरह से हमने कोशिश की कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले। पंचायती राज पे आके हमारी गाड़ी रुक गई है। और हमने जब, और क्योंकि ये बहुत ही लंबी बात है और समय की कमी है, तो ये एक तरह से इतना जबरदस्त पेट्रियार्कल, ये एक तरह से महिलाओं को अलग रखने के लिए ये इतनी जबरदस्त पेट्रियार्कल एक कंस्पिरेसी है कि इसमें हर पार्टी हाँ, जबान से हाँ कहती है और दिल उनका इनकार करता है। तो ये हमने अपनी आंखों से देखा है 90s में, कि जब ये बिल पास हो रहा था वो कैसे पुर्जे पुर्जे करके पार्लियामेंट में फेंका गया, और ममता बनर्जी तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वो बढ़ी, उन्होंने एक किसी सांसद को खींचा। मतलब वाकई एक तरह से हाथापाई हुई। शायद आप लोग यंग हैं, आपने शायद अपनी नजरों से नहीं देखा होगा। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है कि हमने लड़ लड़ के और इतनी मुसीबत से महिलाओं ने
जो राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया, जिसकी मैं भी 3 साल तक सदस्य रह चुकी हूँ, उसके इतने पावर्स हैं और वो पावर्स क्यों नहीं एक्सरसाइज होते? मुझे बताइए कि जबकि इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड उसको पावर ऑफ द सिविल कोर्ट है। हमने मुलायम सिंह यादव को बुलाया कमीशन में, जब मैं कमीशन में थी, मोहिनी गिरी चेयर थी, कि उन्होंने एक बदजबानी की थी मायावती जी के खिलाफ। वो खुद नहीं आए, उन्होंने अमर सिंह को भेजा, क्योंकि अपने आप उन्होंने बीमारी का, बहरहाल शायद सचमुच ही बीमार हो, और उन्होंने बाकायदा अपॉलॉजी की। हमने चेयरमैन और प्रसार भारती को समन किया। यानी इतना पावर है कि एक तरह से महिलाओं के ऊपर जो हाथरस में हुआ, या आपने कठवा की बात की और उन्नाव की बात की, जिस तरह से सिस्टेमिक चेंजेस लाने की। मुझे याद है जब हम जाया करते थे पुलिस स्टेशन में, जब 97 में मैं मेंबर बनी, तो पुलिस वाले जब ये कहते थे, अच्छा तो आ गई ये घर फोड़ू महिलाएं, इस तरह से कोई उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और आज 2020 में भी महिलाओं का जो पावर है, वो उसको इसी तरह से पुलिस की जो एक तरह से सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस, जिसमें माया दारूवाला और ऐसी जो हमारी बहुत ही एक्टिव महिलाएं ने अपनी जिंदगी झोंक दी, मगर नहीं हुआ और नहीं हुआ बिकॉज कोई विल नहीं है। गांधी जी के रास्ते पे चले, जिसके बारे में बीके साहब ने बताया, उसके लिए कोई किसी किस्म की विल नहीं है। बस मूर्तियां हैं, उन पे हार चढ़ाते हैं, उन पे फूल चढ़ाते हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। तो ये मैंने तो बहुत संक्षिप्त में आपका अपनी तरफ से बहरहाल वक्त तो लिया, मगर आपने अच्छा सवाल पूछा और मैंने अपना नजरिया आपके सामने रख दिया। देखिए ऐसा है कि मेरी आवाज क्लियर है प्रशांत जी? एक तो I should tell you that how honored I am to share this platform with Saida Appa, whom I've idolized all my life, and not just me, my mother adored her. तो मैं वाकई बहुत ये तो हमारी रिश्तेदार हैं, इसलिए हमें तारीफ भी कर रहे हैं। फरमाइए। तो लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए, और जिस दिन मैं अरेस्ट हुई थी उस दिन की दोपहर से अगर मैं बताऊं, तो वहां पे लगातार धारा 144 लगी थी और मर्दों को लाठीचार्ज करके भगा रहे थे। तो मैं और मेरे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट कलीग्स थे, हमने एक ह्यूमन बॉक्स जैसा बना लिया था चेन का, डिवाइडर के एक तरफ, और हमने कहा कि हम पे लाठी नहीं चलेगी, आप आइए, आज हम आपकी हिफाजत करते हैं और आप लोग हमारे पीछे से बैठते जाइए। हमें नहीं पता था कि रात होते होते मेरा क्या हशर होने वाला है। एंड देन व्हेन आई वाज पिक्ड अप, तो वहां पे सड़क पर ही हमें मारना शुरू कर दिया गया था। और जब हम थाने आए हैं, तो पहले तो महिला कांस्टेबल्स बहुत नाराज थी, उन्होंने बहुत ज्यादा मारा। सड़क पे हमें मर्दों ने भी मारा, मेल पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे उसमें। और जो एक आध कैमरा लेके लोकल पुलिस के लोकल न्यूज चैनल के लोग थे, उनके मोबाइल फोन छीन के तोड़ दिए गए, कैमरास भगा दिए गए, मना कर दिया गया।
एंड देन इवन इन द पुलिस वैन पीपल वर गेटिंग बीटन अप। फिर हमको लेकर वो जब थाने गए और रात को जब मुझे बुलाया, तो एक बात तो ये थी कि लगातार वो कह रही थी कि तुम आई क्यों, बीइंग अ वुमन तुम घर से निकली ही क्यों। ये महिला पुलिस कांस्टेबल जो खुद जो है वो यूनिफॉर्म में है, वो कह रही है कि तुम्हें अपने बच्चे छोड़ के नहीं निकलना चाहिए था। मैंने कहा कि मैं भाई सिंगल मदर हूँ, एक प्रोटेस्ट में शामिल होने आई थी, मैं दंगाई नहीं हूँ। तो मुझे मारते हुए उसने यही कहा कि अगर इतनी ही तुम सिंगल मदर थी और बच्चों का इतना ही ख्याल था तो घर से निकली क्यों। तो आइडियली एक औरत को, आइडियल औरत को घर में रहना चाहिए, एक आइडियल औरत को घर में रहना चाहिए, और उसको ये सबक वो औरतें बता रही हैं जो खुद घर से निकली हुई हैं नौकरी करने। उसके बाद वो जब मुझे बेल्ट वेल्ट निकाल ली थी मारने के लिए, खैर वो बेल्ट से तो नहीं मारने दिया, उनको रोक लिया गया, लेकिन उन्होंने मेरा चेहरे को स्क्रैच किया बुरी तरह से नाखूनों से और मारा, तमाम थप्पड़ मारे, बाल नोचे। सबसे शॉकिंग जो मेरे साथ था वो ये हुआ कि जब रात को 11 बजे के आसपास मुझसे कहा कि आईजी साहब बुला रहे हैं। और 20 दिन जब मैं जेल में रही तो मैं यही सोचती रही कि आईजी बुला रहे हैं, आईजी ने बुलाया है। वो आईजी एक्चुअली नहीं था, ही वाज एसएसपी थे वहां के, और वो थे थाना इंचार्ज थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे लगा कि अब मैं शायद किसी आईपीएस रैंक के ऑफिसर से मुखातिब होने वाली हूँ, तो मैं कम से कम उनसे पूछूं कि भाई डिटेन्ड हूँ कि अरेस्टेड हूँ। डिटेन्ड हूँ तो भाई क्या होना है, मुचलका भरना है कि लॉयर बुलाना है, और अगर अरेस्टेड हूँ तो मेरी फैमिली को इन्फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे अकेले थे घर पे, एंड दे हैड नो क्लू वेयर देयर मदर वाज। सो जैसे ही मैंने एंटर किया, ये चीज मेरे दिमाग में जिंदगी भर रहेगी कि जैसे ही मैंने उस थ्रेशोल्ड को पार भी नहीं किया था, अंदर पूरी तरह दाखिल भी नहीं हुई थी, कि उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वहां पर। ओ तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कहाँ तक पढ़ी हो? तो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, बिकॉज सीए का क्या जानती हो, सीए के बारे में, और मोदी जी और योगी जी के खिलाफ हो तुम। और फिर कहा कि जेल में इसको सड़ाऊंगा। और देन ही टोल्ड माय फीमेल कांस्टेबल हु वाज अकम्पनिंग मी कि मुझे थप्पड़ मारे वो, लेकिन जी नहीं भरा। फिर आए, बाल नोचा, पेट पे लात मारी, पैर पे लात मारी, बाद में जिसके रिजल्ट से आई स्टार्टेड इंटरनली ब्लीडिंग। लेकिन वो लहजा था, जो बात करने का तरीका था कि यहाँ रहती हो, यहाँ के मर्दों के साथ हर तरह के रिश्ते कायम करती हो, यहाँ पे बच्चे पैदा करती हो, और उसके बाद जो है पाकिस्तान की बजाती हो। सो द होल आइडिया वाज, जब वो पेट पे लात मारी है, तो जब मैं बाद में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ वो एक्सीडेंटली नहीं मारी होगी। वो शायद उनके दिमाग में यही था कि इसी वूम से शायद वी बिगेट द चिल्ड्रन। यू नो, वो मुसलमान होना, वो औरत होना, और मुसलमान औरत और अंग्रेजी बोलती हुई मुसलमान औरत होना, जो आंखों में आंख डाल के बात करके जवाब देने की हिम्मत रखती है, तो वो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा ये चीज थी उनके दिमाग में। तो एंड इवन इन द प्रिजन, आप यकीन जानिए कि ये पितृसत्ता इतना ज्यादा काम करती है कि अंदर औरतों के दिमाग में भी ये बात थी। जैसे कि छोटा सा आपको इंसिडेंट बताएं कि एक इनमेट है जेल में जो कहने लगी कि सेंगर क्यों हाथ लगाएगा उस उन्नाव की लड़की को, जबकि वो नीच जात है, उसको तो कोई भी अमीर लड़की मिल सकती है, ऊंची जात की। तो ये जो पितृसत्ता है वो कितनी गहरी डीप सीटेड बैठी हुई है हमारे समाज में, ये तो मतलब बहुत ही शॉकिंग है। और फिर जब बाहर निकले और सफूरा का जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन देखा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सफूरा ने, जी जी, जी जी, मीडिया, नॉट जस्ट मीडिया भी, प्रशांत भाई, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मीडिया शामिल है इसमें, हम और आप जैसे जो कहते हैं ना पढ़े लिखा जो तबका है, सो कॉल्ड, जो हमारे मतलब जो अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहा है, जो अच्छी शिक्षा हासिल कर रहा है, वो भी कह रहा था कि ये बच्चा किसका है। क्या फर्क पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है, और क्या फर्क पड़ता है कि उसके पेट में बच्चा किसका है? फर्क तो ये पड़ना चाहिए था कि वो बेगुनाह है या नहीं है, उसके साथ जुल्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है।
कंडीशनिंग यही हुई है. नो, इट इज एक्चुअली कन्वीनियंट. It is more convenient to target a woman about her gender, about her sexuality, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगता है अब इसकी बोलती बंद हो जाएगी. इसको माँ बहन की गालियां देंगे जो मुझे दी गई, तो उन्हें लगता है कि इसकी बोलती बंद हो जाएगी. इससे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बातें करेंगे तो शायद ये खामोश हो जाएगी, ये डर जाएगी, ये सोचेगी कि मतलब किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, और खामोश हो जाएगी. सफूरा को चुप कराने का सबसे आसान तरीका यही था कि उसको इतना जलील कर दो कि जब उसको कभी बेल मिले तो दोबारा उसकी लीडरशिप क्वालिटी आगे के लिए हमेशा के लिए पैरों तले कुचल दो, कि वो फिर दोबारा माइक ना थाम सके. क्या कहा गया? शाहीन बाग में औरतों को ये नहीं कहा कि वो क्या बातें करती हैं, ये नहीं कहा गया कि वो किस तरह के भाषण दे रही हैं, ये नहीं कहा गया कि कितने लोग वहां खाना खा रहे हैं, अगल बगल की झुग्गियों के भी, ये नहीं कहा गया कि सबको कंबल मिल रहे हैं. कहा गया कि वहां की औरतें किस तरह से सेक्सुअली इन्वॉल्व है, वहां की और किस तरह की बदकारियां हो रही हैं. 500 रुपए में वो औरतें बैठ रही हैं. तो they were trying to hit, and इतना ज्यादा, and हमेशा ये माना गया है कि वो पार्टियां जहां पे पितृसत्ता हावी है इस कदर, जो इतनी ज्यादा मनुवादी हैं, उन्हीं पार्टियों में इस तरह के सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कमेंट किए जाते हैं. when प्रियंका गांधी जी decided to get into the politics, mainstream politics, तो उनके लिए जिस तरह की बेहुदी बातें की गई कि हमें ज्ञापन जाके देना पड़ा. अफसोस ये कि ज्ञापन हम किसको दे रहे हैं. जैसे मैम ने कहा कि जिस तरह से हमारी जो महिलाओं के लिए सेल्स बनाए गए थे, महिलाओं के लिए जो काम करने के लिए यूनिट्स बनाए थे, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. जिस तरह की बातें रेखा खुद कह रही हैं, क्या हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सदफ या सफूरा या इशरत या प्रियंका गांधी के लिए खड़ी होंगी? All institutions that were there to safeguard मेरे ख्याल से दो बातों में मुझे रोशनी की किरण दिखती है. एक जेएनयू का एटमॉस्फेयर, वहां पर जेंडर की कोई एजुकेशन होती हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो बच्चे बाहर से जेएनयू के बारे में जो एक इमेजेस बनाई गई हैं, खासतौर से पिछले 6 सालों में और बढ़ाई गई कि जैसे वहां के बच्चे बदचलन लड़के लड़कियां होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जेएनयू से अधिक ओपननेस और अधिक संयम, अधिक चरित्र मैंने धरती पे कहीं नहीं देखा. आई थिंक नहीं, और इतना खुलापन उनके अंदर, इतनी हिम्मत. बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में ग्राम पंचायतों में कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका गांव की पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लिहाजा उनके हस्बैंड या उनका बेटा या उनके घर के रिश्तेदार मेल मेंबर्स गांव की राजनीति चलाते हैं. जबकि जेएनयू से सबक सीखना चाहिए. लड़कियां इतनी काबिल हैं कि वो जनरल सेक्रेटरी बनती हैं, वो प्रेसिडेंट बनती हैं छात्र संघ की, और अपनी बात को बहुत सलीके से आर्टिकुलेट कर लेती हैं. तो हुआ क्या है, जेएनयू के लड़के लड़कियों का चरित्र बाकी से बेहतर क्यों? इसलिए कि उनके अंदर सामाजिक समस्याओं को और आदमी को टोटलिटी में देखने की एक सलाहियत पैदा हो गई. अभी हम लड़की को एक शरीर मानते हैं,
या जात मानते हैं या धर्म मानते हैं, जबकि उसकी पर्सनैलिटी मच मच बिगर, शी इज ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो ये इंसान को दायरों में बांध कर देखने की जो हमारी दिमागी इनर्शिया है, उससे हटे हमारे बच्चे जेएनयू के। एक तो मुझे उसमें रोशनी की किरण दिखाई देती है कि हमें यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, स्कूल्स का एटमॉस्फेयर इतना ओपन बनाना है। दूसरा, मुझे सीएए का जो प्रोटेस्ट चले शाहीन बाग में, मैं कई जगह गया, 20-25 जगह देखे मैंने, उन सब जगह, चाहे वो रांची हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं और हो, इन सब जगह इन लेडीज ने डिस्पाइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एब्यूजेस, अभी बेटी बता रही थी सदफ, उसने सही बताया कि किस किस्म का रवैया है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि उतनी एब्यूज और वल्गैरिटी के हमलों के बावजूद ये लड़कियां हिम्मत रखे बैठी रही। और आज भी, मतलब ठीक है, सफूरा के साथ अभी उसकी ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत टूटी नहीं, सदफ की हिम्मत टूटी नहीं। ये तो हमारे हिंदुस्तान की खासियत है कि इन बेटियों में अभी भी वो हौसला है। और ये चीज दरअसल हुकूमत की सह पे चूंकि जुल्म हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, चाहे इन लड़कियों के ऊपर बुरे बुरे जो नारे व फत्तियां कसी गई, वो सारी की सारी ऊपर से सत्ता के द्वारा सपोर्टेड थी। तो लिहाजा सत्ता बदलना, सत्ता के चरित्र को एक्सपोज करना, और उसके लिए अभी भी शाहीन बाग जैसे आंदोलन की जरूरत है। आई थिंक इट्स ए वेरी प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड स्टेप, एंड दैट विल चेंज द कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अभी हम वोट के जरिए सरकार बदलने की शायद सूरत में इस वक्त नहीं है, लेकिन आंदोलनों के जरिए सरकार का जो साम्राज्यवादी और पक्षपाती रवैया है, उसको बदलने की सूरत इस आंदोलन ने हमें दिखाई है। एंड आई होप इन कोर्स ऑफ ए फ्यू मंथ्स इस प्रकार के आंदोलन फिर खड़े हों। जी, आपके आपके कहते हैं ना, हमारे यहाँ मुहावरा है कि आपके मुंह में घी शक्कर। अगर आप, औरतों को यकीनन आगे आना चाहिए और औरतें आगे आएंगी, और सदफ जैसी लड़कियां अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में हैं, तो इसकी, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं रहती हूँ जामिया में, तो शाहीन बाग मेरा पड़ोस है। तो वो मैंने पूरा, उसका जो पूरा सिलसिला था वो मैंने अनफोल्ड होते देखा, और उसको फिर पूरी तरह से उसकी डिस्ट्रक्शन भी मैंने देखी। और जो बातें सदफ ने कही हैं और जो त्रिपाठी भाई ने कही हैं, वो बातें वाकई बिल्कुल सही हैं। तो मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहती हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैं उसके बाद आपसे माफी चाहूंगी। दो बातें रखना चाहती हूँ। आपने एक पहला सवाल उठाया कि जब आपने त्रिपाठी भाई से पूछा कि वो हाउ डू यू, मतलब जेएनयू की बात की, और आपने सिलेबस कोई देखा था अंबेडकर यूनिवर्सिटी का या किसी और यूनिवर्सिटी का। तो ये जो तालीम है प्रशांत साहब, ये तो बिल्कुल इब्तिदाई तालीम है भाई। जब बच्चा घर में होता है, लड़का, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में, वहां सारी तालीम वहां शुरू होनी चाहिए। और जब तक हम औरतें और मर्द ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हम लोग मॉन्स्टर्स को ब्रीड कर रहे हैं, कि जिन्होंने हाथरस की बच्ची के साथ जो बदकारी की, या निर्भया के साथ की, या कठवा की बच्ची के साथ की, तो हम जब उसका बहुत जबरदस्त एहसास चाहिए, एक बात। और दूसरी बात मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि हमने, फिर मैं वही कहूंगी
कि हमने हमारी सीनियर औरतों ने अपनी तकरीबन जान हथेली पे रख के जब इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं कि जिनसे जो हिला के रख सकती हैं सरकारों को, तो हम उन इंस्टीट्यूशंस को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। और जब ये इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमको यकीनन वी हैव टू इन्वोक एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज वी आर एम्पावर्ड। हम किसी को भी, महिलाओं के लिए जो इंस्टीट्यूशन बना, SC STs के लिए जो बना, ह्यूमन राइट्स के लिए जो बना, ये बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशंस थे। अब आपको मैं क्या बताऊं कि एक इशारे पे गवर्नमेंट तकरीबन उस एक इशारे पे नाचती थी उनके। हम लोगों ने देव गौड़ा के सामने अपने रेजिग्नेशन यूं करके फेंक दिए और ये कहा कि अगर आप हमें किसी मिनिस्ट्री के मातहत रखते हैं तो वी डोंट वांट टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन। और फिर उस वक्त एक रामू वालिया थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने एक अपोलोजाइज किया। तो यानी ये देखिए, पावर, यू हैव टू ग्रैब दैट पावर। और जब हमने इस पे एक लेख लिखा, मैंने और मेरी 2 कॉलीग्स ने, मोहिनी गिरी और पद्मा सेठ ने, कि वाई के जो विमेन्स कमीशन का जो रवैया था पोस्ट हाथरस, तो उस पे एकदम से लोग हैरान रह गए। अच्छा, तो विमेन्स कमीशन को ये भी पावर है, वो भी पावर है। अरे भाई, बनाए क्यों है इंस्टीट्यूशंस? तो जब आप इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और पुलिस जो है उसको आप totally, the police is not your servant, the police is your master and your torturer. एक लड़की को थप्पड़ मारा, उसके पेट में लात मारी, ये तो एक गुनाह अजीम है और और उनके हर एथिक के खिलाफ है। तो ये चीजें जो है हम कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? और जब हमारे पास वो पावर मौजूद है, हम इन्वोक नहीं कर सकते बिकॉज पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। So I mean, I think we'll have to, as VK साहब said, कि अभी हम सरकार बदलने की इस वक्त हमारे हाथ में क्षमता नहीं है, पर इंस्टीट्यूशंस तो हम बचा सकते हैं, हम समन तो कर सकते हैं। अगर किसी स्टेट में इतना भारी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, तो हम वहां का जो सरबराह है, वहां का जो लीडर है, उसको समन तो हम कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, मगर वी आर पार्टिजन, we cannot do that, we cannot rise above. अब जब हम समन करते थे तो वो सब हमारी गवर्नमेंट थी जिसपे हम समन करते थे, वो कोई गैर गवर्नमेंट थोड़ी थी। मगर देखिए जी, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हैं, पहले ये होता था कि जो हमारे ऑफिसर्स थे, जो हमारे कमीशंस के हेड्स थे, वो हिस्सा नहीं थे, दे वर नॉट पार्टी टू व्हाट दे आर। मतलब मुझसे तो लगातार ये कहा गया कि अगर तुम योगी या मोदी जी के खिलाफ हो तो तुम देश के खिलाफ हो, तुम पाकिस्तानी हो। तो मतलब मेरे जब होर्डिंग्स लगाए गए मेरे पते के साथ, मेरी तस्वीर के साथ, लखनऊ के हर चौराहे पे, तो वहां पर लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा मैं डर के करूंगी क्या? अगर कल को 100-200 लोग मशाले लेके मुझे रेप करने, मेरी बेटी को मारने, मेरे घर को आग लगाने आ जाते हैं, मैं किसको फोन करके बुलाऊंगी? पुलिस को? पुलिस ने ही तो वो होर्डिंग्स लगाई हैं। Who do I go to? Who will I call up? They have killed the spirit. They have tried to kill the spirit of resilience, of protest, of dissent, जो हमारी रीढ़ थी, और उसकी वर्स्ट टारगेट महिलाएं रही हैं। आज भी जब मैं आपसे बात करती हूँ, मेरे ऊपर अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने मेरी बेल को हटाने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। अभी भी कुर्की के नोटिस लगातार आ रहे हैं, 3 दिन में पेश हो जाइए, 2 दिन में पेश हो जाइए। ये हैरेसमेंट खत्म नहीं हुआ है। तो कौन है जिसके पास में जाऊं, किससे कहूं, सिवाय इसके कि आई पुट अप अ वेरी ब्रेव फेस एंड आई फाइट नॉट ओनली अगेंस्ट द सिस्टम बट आई ऑल्सो फाइट फॉर पॉलिटिकल चेंज। और मुझे इस बात का आई एम वेटिंग फॉर अ डे जब सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का मैं खुद भी हिस्सा हूं, will realize कि they should not fight for themselves but they should fight to save the spirit of the country.
जहां पे बराबरी थी सबके लिए, जहां पे हक थे सबके। क्योंकि मतलब हम अभी भी अपने लिए लड़ रहे हैं चुनाव, हम देश को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। आई नो ये बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कमेंट कर रही हूँ, लेकिन पीपल हैव टू रियलाइज वी कांट हैव मोर सफूरा जरगर्स एंड इशरत एंड दिवांगना एंड सो मेनी अदर गर्ल्स एंड बॉयज। खालिद सैफी अपने पैरों पे चल के जाता है और उसके पैर तोड़ दिए जाते हैं। मतलब हम किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू डिसाइड कि ये वो हिंदुस्तान नहीं था। एंड स्पेशली द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसका मैं हिस्सा हूं, कांग्रेस, मस्ट रियलाइज दिस इज नॉट द कंट्री दे फॉट फॉर। So we have to work to save our constitution in its true spirit. We have to come together, keeping all our egos and prestige issues aside. प्रशांत, क्योंकि मैं जाना चाह रही हूँ, आप आप एक इस प्लेटफॉर्म से, जैसे सदफ ने कहा है, उन काबिरान, उन लीडर्स को लेके आए कि जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की कई ताबीरें भी हुई थी, जैसे नेहरू, जैसे गांधी, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने कहा था अगर एक फरिश्ता बदलियों से उतर के आए और कहे कि मैं 24 घंटे में आजादी मिल जाएगी बशर्ते कि तुम हिंदू मुस्लिम यूनिटी छोड़ दो, तो मैं ये कहूंगा कि मैं आजादी छोड़ दूंगा मगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इससे आलम इंसानियत का नुकसान होगा। इस प्लेटफॉर्म से आप उन लोगों के ख्यालात को लेके आए। ये कहते हुए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।